Hello students, I am सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी हिंदी मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिवअवे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे जो लेक्चर है वे फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हैं तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स को बाय कर सकते हो। तो नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर सेकंड का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय सरकार और राजनीति, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके डी सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, किसी भी आंसर को लिखने से पहले सबसे पहले हमें उसका क्वेश्चन समझना होता है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम एक परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यानी कि जो डीपीएसपी होते हैं, तो इनके संबंध में बारे में हमें बताना है। और बताना है कि इनके विवाद के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय है उनके रिजल्टों के आधार पर अधिकारों का विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में बताना है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का संबंध बताना है, साथ साथ दोनों के बीच टकराव और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बताना है। तो टोटल ये 3 चीजें हमें हमारे इस क्वेश्चन में बतानी है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि न्याय पुनर्वलोकन क्या है और बुनियादी ढांचा सिद्धांत क्या है, और इसी के साथ अधिकारों का जो विस्तार है वो कैसे हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और न्यायिक पुनर्विलोकन, इन तीनों पर फोकस करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो भारतीय संविधान है इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है और जो डीपीएसपी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करता है, लेकिन जो हमारा डीपीएसपी है वो राज्य के सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित है। तो भाई कई बार इन दोनों के बीच में जो टकराव है, जो संघर्ष है वो उत्पन्न होता रहता है। तो इसीलिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिनकी वजह से इन विवादों का निपटान हुआ है। तो संविधान के बुनियादी ढांचे की रक्षा भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने करी है, और इसी प्रक्रिया के कारण ही जो नागरिक अधिकार का दायरा है वो भी लगातार बढ़ता गया है।
तो भाई अगर हम बात करें हमारे न्यायिक पुनर्वलोकन की, तो न्यायिक पुनर्वलोकन हमारी वो शक्ति होती है जिससे न्यायपालिका ने संविधान की मूल भावना और बुनियादी ढांचे की रक्षा करी। तो ये हमारा न्यायिक पुनर्वलोकन होता है। तो ये तो हमने समझा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या होते हैं, और जो हमारा न्यायिक पुनर्वलोकन है वो क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद को लेकर। तो सबसे पहला विवाद जो स्टूडेंट हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम मौलिक अधिकारों की प्रकृति यानी कि उसके नेचर के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो मौलिक अधिकार होते हैं वे हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं, और इनको जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना। तो अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के, नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय भी जा सकता है। तो जैसे कि आप देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार ये नागरिकों को स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर देते हैं। तो इससे नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वो भी सुरक्षित रहती है। अगर हम बात करें हमारे डीपीएसपी के सिद्धांतों के उद्देश्य के बारे में, तो भाई डीपीएसपी का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय को लाना। तो भाई ये हमारे ऐसे उद्देश्य होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनके माध्यम से हम कल्याणकारी राज्य को बनाते हैं। हालांकि स्टूडेंट, इनकी कमी ये है कि ये हमारे अदालत में सीधे लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो भाई गरीबों के कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो नीतियां हैं वे हमारे डीपीएसपी से ही प्रेरित होती है। तो इसी वजह से हमारे समाज में समानता और न्याय को भी बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी प्रारंभिक टकराव के बारे में बात करें, तो भाई जो हमारा स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े कई कानून बनाए गए। तो भाई इन कानूनों को कई लोगों ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए अदालत में चुनौती दी, और यहीं से हमारे जो डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स है इनके बीच संघर्ष हुआ। तो भाई स्टार्टिंग में तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने फंडामेंटल राइट्स को अधिक महत्व दिया, जिससे कि जो संसद और न्यायपालिका था इनके बीच में मतभेद बढ़ने लगा। जैसे कि आप देखें, भूमि सुधार कानूनों को संपत्ति के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो भाई इससे जो संविधान संशोधन की आवश्यकता है वो भी महसूस होने लगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो आया हमारा गोलकनाथ मामला। तो भाई जो हमारा आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला था, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जो मामला था, ये जो हमारा केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो इसी वजह से जो हमारे मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता है वो सामने आई, लेकिन भाई इससे हमारे सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर प्रभाव पड़ा, और इसके बाद जो संविधान संशोधनों की प्रक्रिया है वो भी तेज हो गई। तो यहाँ पर सरकार को लगा कि भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की नीतियां लागू करने में कठिनाई हो रही है। तो इसी वजह से संसद और न्यायपालिका के जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ गया। इसी तरीके से एक केस आता हमारा केशवानंद भारती मामला। तो भाई जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, ये भी सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो संसद है वो संविधान में तो संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसको खत्म नहीं कर सकती। तो यहीं से ही हमारा जो बुनियादी ढांचा सिद्धांत है उसकी शुरुआत होती है। तो इसी वजह से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी है उनके बीच एक संतुलन बनता है। तो जैसे कि आप देखिए, लोकतंत्र, न्यायपालिका और धर्मनिरपेक्षता, इन सभी को संविधान के बुनियादी ढांचा का हिस्सा माना जाता है। तो इससे संविधान की जो मूल भावना है वो सुरक्षित रहती है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच विवाद को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है न्यायिक पुनर्वलोकन और अधिकार के विस्तार को लेकर। तो भाई इसमें सबसे पहला हम समझ लेते हैं कि न्याय पुनर्वलोकन का आखिर अर्थ क्या होता है। तो भाई न्याय पुनर्वलोकन हमारी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो न्यायपालिका होती है वो कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है। तो इस जांच में अगर कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध माना जाता है तो अदालत उसे असामान्य या उसको अमान्य घोषित कर देती है। तो भाई ये जो शक्ति है ये संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है, और हमारे लोकतंत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे कि आप देखें, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है
वो कई बार असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर चुकी है। तो इससे जो नागरिक अधिकार है वे सुरक्षित रहते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है बुनियादी ढांचा सिद्धांत की रक्षा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचा सिद्धांत के माध्यम से संविधान की जो मूल विशेषता है उनकी सिक्योरिटी करी। तो जैसे आप देखें लोकतंत्र, संवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी हमारे बुनियादी ढांचे के हिस्से माने जाते हैं। तो भाई संसद कभी भी इन शब्दों को, इन तत्वों को समाप्त नहीं कर सकती। तो अगर कोई संशोधन लोकतंत्र को कमजोर करता है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उसको रद्द कर सकता है। तो इससे संविधान की जो मूल भावना है वो भी सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अनुच्छेद 21 के विस्तार को लेकर। तो भाई जो हमारा अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारा केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन का जो अर्थ है वो केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि एक सम्मान पूर्वक जीवन जीना भी है। तो भाई इसके अंतर्गत शिक्षा, पर्यावरण, निजता, इन सभी को शामिल किया गया था, जिससे कि नागरिक अधिकारों का जो दायरा था वो भी बढ़ गया था। तो भाई आज स्वच्छ पर्यावरण और गरिमापूर्ण जीवन को भी मौलिक अधिकार माना जाता है और ये न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका ही परिणाम है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है जनहित याचिका का विकास, जिसे हम PIL भी कहते हैं। तो भाई ये हमारी एक ऐसा व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो गरीब और जो कमजोर वर्ग है वे भी न्याय ले सकते हैं। तो भाई इससे सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो हमारा जनहित याचिका है इसने न्यायपालिका की भूमिका को सक्रिय बनाया और अब जो अदालतें हैं वे समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हस्तक्षेप करने लगी है। तो पर्यावरण संरक्षण और बाल श्रम से जुड़े कई मामलों में जो PIL है उसके माध्यम से ही फैसले दिए गए हैं। तो इससे जो आम जनता है उसको भी न्याय मिलने लगे है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारी न्यायिक सक्रियता को लेकर। तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कई मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। तो जैसे कि आप देखिए पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकार, तो इन सभी ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हालांकि भाई न्यायपालिका का जो अतिक्रमण है उसको भी कुछ लोग इसे मानते हैं, लेकिन भाई कई लोग इसे लोकतंत्र की रक्षा ही मानते हैं। तो जैसे कि आप देखिए महिला सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षण से जुड़े जो मामले हैं वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इससे न्यायपालिका की जो शक्ति है और जो महत्व है वो भी बढ़ा है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने न्यायिक पुनर्वलोकन और अधिकारों का विस्तार समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट वो आता है न्यायिक पुनर्वलोकन का महत्व और आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो भाई सबसे पहला जो महत्व आता है वो आता है संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा। तो भाई जो न्याय पुनर्वलोकन है उस संविधान को सर्वोच्च बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि ये हमें बताता है कि जो सरकार है वो संविधान के अनुसार ही काम करेगी। तो भाई लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसी वजह से जो न्यायपालिका है उसको संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो भाई जो हमारा न्यायपालिका है उसने अपने डिसीजन से नागरिक स्वतंत्रताओं की भी रक्षा करी। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की व्यापक व्याख्या है उससे लोगों को नए अधिकार प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो निजता का अधिकार है यानी कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भी एक फंडामेंटल राइट्स माना गया है। तो इससे जो नागरिक स्वतंत्रता का दायरा है वो भी बढ़ गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन को लेकर। तो भाई जो न्यायिक पुनर्वलोकन है उसने संसद की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि जो संसद है वो कानून तो बना सकती है लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है उसको नहीं बदल सकती। तो ये व्यवस्था हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण भी इसी व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। अगर हम इसकी कुछ आलोचनाओं की बात करें तो भाई कुछ विद्वान यहाँ पर कहते हैं कि जो न्यायपालिका है वो कई बार अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ जाती है, जिसे हम न्यायिक अतिक्रमण कहते हैं। तो भाई उनके अनुसार इससे विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, लेकिन अधिकांश लोग इसे लोकतंत्र की सुरक्षा ही मानते हैं, क्योंकि भाई जो न्यायपालिका है वही हमारे नागरिक अधिकारों की अंतिम रक्षक मानी जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र में महत्व को लेकर। तो भाई भारतीय लोकतंत्र में जो न्यायिक पुनर्वलोकन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई यही हमारे संविधान लोकतंत्र की रक्षा करती है। जैसे कि आप देखिए जो हमारा केशवानंद भारती और मनेका गांधी जैसे जो डिसीजन है उसने भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा दी।
तो इसी वजह से जो न्यायपालिका है वो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला भी मानी जाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने न्यायिक पुनर्वलोकन का महत्व और आलोचनात्मक मूल्यांकन समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि भारत में रियासतों का जो एकीकरण है वो कैसे हुआ, उसकी स्थिति क्या थी, यह हमें बताना है। साथ ही इसी क्वेश्चन में अथवा या और करके हमसे यह भी पूछा गया है कि भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का आलोचनात्मक परीक्षण करे और क्या ये जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रही, इस बात को बताए। यानी कि यहाँ पर आपको राज्यों के पुनर्गठन, भाषाई राज्यों की मांग, इसके लाभ, चुनौती और महत्व के बारे में बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। तो भारत में लगभग 562 रियासतें थी जिन पर अलग अलग राजाओं का शासन था। तो अगर इन रियासतों को हम एक जगह पर एकत्रित नहीं करते तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती थी। इसी के आधार पर जो हमारा भाषाई आधार है उस पर भी राज्यों की पुनर्गठन की मांग उठने लगी। यानी कि जनता ये चाहती थी कि जो राज्यों की सीमाएं है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर बने। तो इसीलिए जो हमारा राज्यों का भाषाई पुनर्गठन है और जो रियासतों का एकीकरण है ये हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत में रियासतों के एकीकरण को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्रता के समय की स्थिति। तो भाई जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें 562 रियासतें थी। तो ब्रिटिश शासन के बाद इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का अवसर दिया गया। तो कई रियासतें तो स्वतंत्र रहना चाहती थी जिससे कि भारतीय एकता खतरे में आ गई। तो भाई कुछ बड़ी रियासतें भारत में विलय को लेकर स्पष्ट निर्णय नहीं ले रही थी और अगर ऐसा होता तो जो भारत था वो छोटे छोटे हिस्सों में भी बढ़ सकता था। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे सरदार पटेल की भूमिका को लेकर। तो भाई जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण निभाई। तो उनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व के माध्यम से अनेक रियासतों को मिलाया। तो भाई पटेल ने राजाओं को यह समझाया कि जो राष्ट्रीय एकता है उसके लिए भारत में विलय जरूरी है और उनके प्रयासों से ही जो राजनीतिक एकता है वो बनी रही। तो कई रियासतों ने पटेल के समझने पर स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार कर लिया और इसी वजह से उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी याद किया जाता है। इसी तरीके से हमारे वीपी मेनन जी का योगदान था। तो भाई उन्होंने भी विलय पत्र यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन थी इसकी योजना तैयार करी और इसके माध्यम से जो रियासतें थी उनको भारत में मिलाया गया। तो भाई उन्होंने ही पटेल के साथ मिलकर अनेक रियासतों के शासकों से बातचीत करी। उनकी रणनीति की वजह से जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो सफल हो पाई। तो भाई अधिकांश रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल होना स्वीकार किया जिससे कि भारत का जो राजनीतिक ढांचा था वो भी मजबूत हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को लेकर। तो भाई कुछ रियासतें हमारी ऐसी थी जिन्होंने भारत में विलय का विरोध किया। तो भाई जैसे कि आप देखें जो जूनागढ़ के नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन भाई जनमत के आधार पर उसे भारत में मिला लिया गया। ऐसे ही जो हैदराबाद है उसमें भी पुलिस कार्रवाई के माध्यम से विलय कराया गया और जो जम्मू कश्मीर था उसका भारत में जो विलय था वो हमारे विलय पत्र के माध्यम से हुआ। तो भाई जैसे कि आप देखें जो हमारा जम्मू कश्मीर का विलय पत्र था उसके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बना। तो इन्हीं घटनाओं ने भारत की राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत किया। अगर हम एकीकरण के महत्व के बारे में बात करें तो भाई इसने हमारी राजनीतिक एकता को मजबूत बनाया, प्रशासनिक स्थिरता, राष्ट्रीय ढांचा सब प्राप्त हुआ।
तो अगर ये रियासतों का विलय नहीं होता तो जो भारत होता वो आज टुकड़ों टुकड़ों में बटा होता। तो आज भारत का जो एकीकृत राजनीतिक स्वरूप है वो हमारे इसी प्रक्रिया का एक परिणाम है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत में रियासतों का एकीकरण समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। तो भाई सबसे पहला जो बात थी वो थी भाषाई राज्यों की। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग शुरू करी। यानी कि लोग कहते थे कि जहाँ की समान भाषा और संस्कृति हो वे सारे एक जगह पर हो, जहाँ की अलग भाषा और संस्कृति हो वे अलग जगह पर हो। तो इससे जो प्रशासन था वो अधिक प्रभावी होगा। जैसे कि आप देखिए तेलुगु भाषी लोग जो थे वे अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो इससे जो भाषाई आंदोलन था वो भी तेज होने लगा। सेकंड हमारे आंध्र प्रदेश का गठन था। तो भाई जो हमारा तेलुगु भाषा लोग थे उन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन किया। तो जो हमारे पोट्टी श्री मामलुलु थे उनके आमरण ने अनशन किया और जब उनकी मृत्यु हो गई 1953 में तब जाकर हमारा आंध्र प्रदेश बना। तो भाई ये हमारा पहला कदम था और इसी के आधार पर फिर अन्य भाषाई राज्यों की मांग भी बढ़ी। तो आंध्र प्रदेश बनने के बाद कई भाषाई समूह अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। तो भाई इन्हीं मांग के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। तो भाई ये जो आयोग था इसने भाषा को राज्य के गठन का प्रमुख आधार माना। तो भाई इसी की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद राज्यों की जो सीमाएं थी उनको दोबारा बनाया गया। तो इससे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा था वो मजबूत हुआ। तो कई राज्यों की जो सीमाएं थी वो भाषा और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर तय की गई। तो भाई जब भाषाई पुनर्गठन के आधार पर सीमा बना दी तो उसके परिणाम उसके रिजल्ट क्या हुए? तो भाई रिजल्ट ये हुआ कि इससे प्रशासनिक सुविधा बढ़ गई, लोगों को अपनी भाषा में शासन और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया, साथ साथ जो क्षेत्रीय संस्कृति और पहचान थी वो भी बच गई। तो भाई इससे हमारे जनता की भागीदारी बढ़ी, तो लोग अपनी मातृभाषा में सरकारी कार्य और शिक्षा प्राप्त करने लगे, जिससे कि जो प्रशासन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो और ज्यादा प्रभावी हो गया। लेकिन भाई इसके सामने कई चुनौतियां भी आ गई। जैसे कि आप देखिए इससे जो हमारे क्षेत्रीयता और अलगाववाद था वो बढ़ने लगा और अनेक राज्यों में नए राज्यों की मांग होने लगी। तो भाषा के आधार पर राजनीतिक विवाद भी उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो व्यवस्था थी ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो जैसे कि आप देखिए कुछ क्षेत्रों में अलग राज्य और स्वायत्तता की जो मांग है वो लगातार उठती रही है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने राज्यों का भाषाई पुनर्गठन समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई इसी तरीके से आप अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देंगे जिसमें आप पूरे आंसर का एक सार लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा कि भारत में रियासतों का जो एकीकरण है वो राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के आधार पर हुआ और जो भाषाई पुनर्गठन था उसने जनता के सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को काफी हद तक पूरा किया। तो इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो यही था स्टूडेंट हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि गठबंधन सरकार के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका बताइए। साथ साथ हमें इसकी जो तुलना है वो एक दलीय बहुमत सरकार से भी करनी है। यानी कि यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री की भूमिका और गठबंधन सरकार में इसकी क्या स्थिति होती है उसके बारे में बतानी है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो संसदीय प्रणाली है वो क्या है और क्या संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम है। तो भाई इसी के उत्तर में हमें समर्थन देना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद हमारे भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका प्रमुख होता है, लेकिन जो मंत्री परिषद होता है वो उसका नेतृत्व करता है।
तो भाई समय समय पर भारत में दलीय सरकार बनी और दो गठबंधन सरकार है ये भी बनती रही। तो विशेष रूप से जो हमारा 1989 था उसके बाद से गठबंधन सरकार बनने लगी, जिससे कि प्रधानमंत्री की भूमिका बदल गई। तो भाई इसी वजह से जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें प्रधानमंत्री और संसदीय प्रणाली दोनों का ही विशेष महत्व माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है संसदीय शासन प्रणाली और प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर। तो भाई सबसे पहले हम संसदीय शासन प्रणाली के अर्थ को समझ लेते हैं। तो भाई ये हमारा वो प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और भाई यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जो रियल पावर होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के आधार पर होती है। तो भाई ये व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाए रखती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पर जो सरकार है वो कार्य करती है। तो जैसे कि आप देखें, अगर लोकसभा में बहुमत खोने पर जो सरकार है वो भी गिर सकती है। तो इससे जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है प्रधानमंत्री की स्थिति को लेकर। तो भाई यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, क्योंकि भाई यही हमारे मंत्री परिषद को बनाता है, उसके कार्य को चलाता है और यही हमारे नीतियों का निर्धारण करता है। तो इसी वजह से जो प्रधानमंत्री है उसको शासन प्रणाली का केंद्र भी माना जाता है। तो जैसे कि आप देखें, सरकार की प्रमुख नीतियों और निर्णयों में प्रधानमंत्री की जो मुख्य भूमिका है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए उसे शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मंत्री परिषद का नेतृत्व। तो भाई जो प्रधानमंत्री है वही मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का वितरण करता है। इसी के साथ साथ बैठकों की अध्यक्षता भी वही करेगा और सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए जाएंगे। तो इसी वजह से जो हमारा प्रधानमंत्री है उसको समानों में प्रथम भी कहा जाता है। तो भाई किस मंत्री को कौन सा विभाग में लेगा इसका अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे संसद में भूमिका को लेकर। तो भाई जो प्रधानमंत्री है वो संसद में सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, यानी कि वही सरकारी नीतियों और विधेयकों का समर्थन करता है और संसद के प्रति मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना प्रधानमंत्री के माध्यम से लागू होती है। तो भाई इससे हमारा लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहता है और सरकार संसद के प्रति जवाबदेह रहती है। जैसे कि आप देखें, प्रधानमंत्री संसद में विपक्ष के पक्षों का उत्तर देता है और सरकार का जो पक्ष है उसको प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर। तो भाई जो हमारा प्रधानमंत्री है वही हमारी फॉरेन पॉलिसी, सुरक्षा पॉलिसी, आर्थिक नीतियां इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी वजह से जो प्रधानमंत्री है उसको भारतीय राजनीति का प्रभावशाली पद भी माना जाता है। यही हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर नेतृत्व करता है। तो भाई जैसे कि आप देखें, युद्ध, आर्थिक संकट या अंतर्राष्ट्रीय समझौते में प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने संसदीय शासन प्रणाली और प्रधानमंत्री की भूमिका को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गठबंधन सरकार और एक दलीय बहुमत सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका। तो सबसे पहली जो भूमिका आती है वो आती है गठबंधन सरकार में सीमित स्वतंत्रता। तो भाई जो गठबंधन सरकार है उसमें प्रधानमंत्री को कई दलों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो भाई उसे सहयोगी दलों की मांग और विचारों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से उसके जो डिसीजन मेकिंग की जो स्वतंत्रता है वो कम हो जाती है। तो भाई इससे उसकी जो स्थिति है वो कुछ हद तक सीमित दिखाई देती है। मान लो अगर कोई सहयोगी दल समर्थन वापस लेने की धमकी दे तो जो सरकार है वो संकट में आ सकती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है सहमति आधारित राजनीति को लेकर। तो भाई गठबंधन सरकार के जो नीतियां है उस सहमति के आधार पर बनाई जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री को संतुलन बनाए रखना है जिसके लिए वो कई समझौते भी करता है। तो इससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है और हर दल अपने हितों को महत्व देने की कोशिश करता है। तो भाई जैसे कि आप देखें, गठबंधन सरकारों में किसी बड़े निर्णय से पहले कई दलों की जो सहमति है वो लेनी पड़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एक दलीय बहुमत सरकार की स्थिति को लेकर। तो भाई एक दलीय जो हमारी बहुमत सरकार होती है उसमें प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल होता है,
क्योंकि इसमें उसको जब डिसीजन लेना होता है तो उसको सहयोगी दल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो इससे प्रशासनिक स्थिरता और निर्णय क्षमता बढ़ती है और सरकार लंबे समय की नीतियों को भी प्रभावी तरीके से लागू कर सकती है। तो भाई बहुमत सरकार में महत्वपूर्ण कानून जल्दी पारित कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक स्थिरता में अंतर को लेकर। तो भाई जो गठबंधन सरकार है उसमें सरकार के गिरने का खतरा बना रहता है। तो अगर सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लेगा तो जो हमारा राजनीतिक स्थिरता वो बन जाती है। लेकिन जो बहुमत सरकार होता है उसमें ऐसा कम होता है, क्योंकि भाई इसी वजह से जो बहुमत सरकार है उसको प्रभावी माना जाता है। तो गठबंधन सरकारों में कई बार समय से पहले ही चुनाव कराने पड़े हैं। अगर हम इसके उदाहरण और अनुभव की बात करें तो भाई हमारा 1989 से 2014 तक भारत में कई गठबंधन सरकारें बनी। तो भाई इसी दौरान प्रधानमंत्री को सहयोगी दल के साथ मिलकर काम करना पड़ता था, लेकिन जो हमारा बहुमत सरकार से उससे हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत हो गई। तो गठबंधन राजनीति ने विविध समूहों को भी प्रतिनिधित्व किया। तो भाई गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों का जो महत्व था वो काफी बढ़ गया था। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने गठबंधन सरकार और एक दलीय बहुमत सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्या संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम विकल्प थी। तो भाई इसका सबसे पहला कारण था भारतीय विविधता के अनुकूल। तो भाई जो भारत था वो विविधतापूर्ण देश था। तो जो संसदीय प्रणाली है वो विभिन्न समूहों को महत्व देती है, इससे हमारी लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है। तो यही कारण है कि ये जो व्यवस्था है ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल मानी जाती है और यहाँ पर विभिन्न समुदायों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। सेकंड कारण था उत्तरदायी सरकार का। तो भाई संसदीय प्रणाली में जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर जो विपक्ष है वो सरकार की आलोचना करता है और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटाया भी जा सकता है। तो भाई सरकार जनता और संसद दोनों के प्रति यहाँ जवाबदेही होती है। तो अगर कोई सरकार सही कार्य नहीं करेगी तो संसद उसे अगली सत्ता से हटा भी सकती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कारण आता है वो आता है लचीलेपन का। तो भाई जो हमारी संसदीय प्रणाली होती है वो लचीली होती है, यानी कि अगर यहाँ पर सरकार जनता का विश्वास खो दे तो उसे बदला जा सकता है। तो इससे राजनीतिक परिवर्तन आसानी से हो जाते हैं और ये हमारे लोकतंत्र की स्थिरता के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनता के इच्छा के अनुसार यहाँ पर सरकार बदल सकती है। लेकिन भाई कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए ये भी कहते हैं कि जो संसदीय प्रणाली है इसमें राजनीतिक अस्थिरता की संभावना बनी रहती है। तो जो हमारे गठबंधन सरकार है उसकी वजह से निर्णय लेने में देरी होती है और फिर भी ये जो व्यवस्था है ये लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखती है और इसी वजह से इसे व्यापक रूप से भी स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है भारतीय लोकतंत्र की सफलता को लेकर। तो भाई जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। तो नियमित चुनाव, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, ये सभी इसकी सफलता को दिखाते हैं और इस प्रणाली ने ही भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया और अधिकांश विद्वान इसे भारत के लिए उपयुक्त मानते हैं। तो भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन के भी इसी के माध्यम से सामने आया। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि हाँ संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम विकल्प थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष या कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यही था स्टूडेंट हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चंस है वे आपसे पूछ लेते हैं। तो भाई सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा ये रहने वाला है कि भारत का जो लौह पुरुष है यानी कि जो आयरन मैन है वो किसको कहा जाता है। तो भारत के लौह पुरुष किसको कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो भाषाई आधार पर जो पहला राज्य था वो कौन सा बना था ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा ये रहने वाला है कि जो जनहित याचिका होती है
उसका संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि आपको जनहित याचिका का संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट फॉर्म आपको बतानी है। तो ये हमारे तीनों गिववे के क्वेश्चंस हो गए। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, उसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि भारत में धर्म की राजनीति में जाति राजनीति अंतर्निहित है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में धर्म की जो राजनीति है वो क्या है और उसमें क्या जाति की राजनीति शामिल है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता पर बहस और प्रमुख मुद्दों के बारे में बताइए। यानी कि जो हमारा सेक्युलरिज्म शब्द है उस पर कौन कौन सी बहस हुई है और क्या ये जो देश की सांप्रदायिक समस्या है उसका समाधान कर पाई है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का जो महत्व है, इसका जो लाभ है वे आपको बताना है। तो भाई चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई भारत जो है वो हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषा पाई जाती है। तो भाई इसीलिए यहाँ की जो राजनीति है वो इन सभी बातों से भी प्रभावित होती है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत में जो सेक्युलर है वो अपनाया गया, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था है वो अपनाई गई। तो भाई इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखेगी। लेकिन भाई जो हमारा चुनाव और राजनीति है उसमें धर्म और जाति दोनों का ही प्रभाव बढ़ गया है। तो कई जो राजनीतिक दल है वे वोट पाने के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि भारत में धर्म की राजनीति और जाति की जो राजनीति है वो लगातार चर्चा में बनी रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत में धर्म और जाति की राजनीति को लेकर। तो सबसे पहले समझते हैं हम धर्म और जाति के पारस्परिक संबंध को लेकर। तो स्टूडेंट भारत में धर्म और जाति का जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। तो विशेष रूप से जो हमारा हिंदू समाज है उसमें सदियों से जाति व्यवस्था मौजूद रही है और इसी वजह से जब राजनीति होती है तो केवल एक धर्म ही नहीं, उस धर्म के अंदर की जो जातियां है वे भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मान लो अगर किसी क्षेत्र में किसी विशेष जाति के लोग अधिक संख्या में है तो राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अधिक वोट मिल सके। तो भाई इससे साफ पता चलता है कि धर्म की राजनीति के अंदर जो जाति की राजनीति है वो भी छुपी होती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे चुनावी राजनीति में भूमिका को लेकर। तो भाई भारत में जो चुनाव जीतना है वो हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है। तो इसीलिए उम्मीदवार चुनते समय यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र में कौन सा धर्म और कौन सी ज्यादा अधिक प्रभावी है। तो राजनीतिक दल लोगों के धार्मिक और जातीय पहचान को ध्यान में रखकर भी रणनीति बनाते हैं। तो जैसे कि किसी जिले में यादव मतदाता अधिक है तो वहां किसी यादव उम्मीदवार को टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से किसी क्षेत्र में किसी धार्मिक समुदाय की संख्या अधिक हो तो जो चुनाव प्रसार है वो भी उसके आधार से ही किया जाता है और इसी प्रकार से चुनाव राजनीति में धर्म और जाति दोनों साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मंडल और कमंडल राजनीति को लेकर। तो भाई 1990 के बाद जो भारत की राजनीति है इसमें दो बड़े शब्द सामने आए। सबसे पहला मंडल, दूसरा कमंडल। तो जो मंडल था उसमें जो हमारा संबंध था पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने और उनके अधिकारों से था। लेकिन जो हमारा कमंडल राजनीति थी उसमें धार्मिक मुद्दों और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ी उसको माना जाता था। तो भाई मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद पिछड़ी जातियों की जो राजनीतिक ताकत है वो बढ़ी और दूसरी ओर धार्मिक मुद्दों को लेकर भी जो बड़े राजनीतिक आंदोलन है वे भी हुए। तो इन दोनों ही घटनाओं ने हमें ये दिखा दिया कि जो धर्म और जाति की राजनीति है वे दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा वो हमारे सामाजिक विभाजन का आता है। तो भाई जो हमारा राजनीति है वो धर्म और जाति के आधार पर होने लगती है तो जो समाज है वो अलग अलग समूह बन जाते हैं। तो लोग अपनी पहचान के आधार पर एक दूसरे से अलग महसूस करने लगते हैं जिससे कि कई बार तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। तो अगर चुनाव के दौरान केवल जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगे जाएंगे तो समाज में जो आपसी दूरी है वो भी बढ़ सकती है।
तो इसी वजह से जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उस पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को लेकर। तो स्टूडेंट, हालांकि जो धर्म और जाति की राजनीति है इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। तो पहले जो पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक समुदाय राजनीति में कम दिखाई देते थे, अब इसी की वजह से उनकी भागीदारी बढ़ गई है। तो आज कई दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के नेता संसद और विधानसभा तक पहुंच रहे हैं। तो इससे हमारा डेमोक्रेसी और ज्यादा इंक्लूसिव बनी है और समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल पाया है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत में धर्म और जाति की राजनीति समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत में धर्मनिरपेक्षता और उससे जुड़ी बहस को लेकर। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो भाई भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार धर्म के खिलाफ है, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि सरकार सभी धर्मों को समान सम्मान देती है और किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती। तो भाई भारतीय संविधान जो है वो हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख और चौथा ईसाई, तो सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करेगी और किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो भाई यही हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी विशेषता है। सेकंड पॉइंट आता है पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोण में अंतर को लेकर। तो भाई जो हमारे पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता है और जो हमारे भारत है उसमें अंतर है। तो जो हमारे अमेरिका और फ्रांस जैसे देश है इसमें सरकार और धर्म को पूरी तरीके से अलग माना जाता है, यानी कि जो सरकार है वो धार्मिक मामलों से दूरी बनाए रखती है। लेकिन जो हमारा भारत है उसमें ऐसा नहीं है। भारत में जो सरकार है वो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखती है और जरूरत पड़ने पर जो सभी धार्मिक समुदाय है उनके हितों की रक्षा भी करती है। तो भाई जैसे कि आप देखें, सरकार अलग अलग धार्मिक ठहरावों पर सुरक्षा व्यवस्था करती है और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देती है। यानी कि भारत का जो मॉडल है वो हमारा समान सम्मान वाला मॉडल है, जबकि जो पश्चिमी मॉडल है वो पूर्ण अलगाव वाला मॉडल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमुख विवाद और मुद्दे को लेकर, तो भाई भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म को लेकर कई बड़े विवाद आए हैं। तो भाई इनमें जो समान नागरिक संहिता है जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं, तो ये व्यक्तिगत कानून और ये धार्मिक स्थलों से जो जुड़े विवाद है ये प्रमुख हो जाते हैं। तो कई बार जो हमारे राजनीतिक दल है वे भी इन मुद्दों का इस्तेमाल वोट बैंक बनाने के लिए करते हैं। तो जब किसी चुनाव में धार्मिक मुद्दों को प्रमुख बनाकर प्रचार किया जाता है तो समाज में अलग अलग विचारधाराओं के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से जो धर्मनिरपेक्षता की निरपेक्षता है उस पर भी सवाल उठते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सांप्रदायिकता की चुनौती को लेकर। तो भाई भारत में समय समय पर जो सांप्रदायिक तनाव और दंगे भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जब लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तभी हमारा जो सामाजिक सौहार्द है वो प्रभावित होता है। तो राजनीति में धार्मिक पहचान का उपयोग कई बार इन समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि आप देखिए, मान लो अगर किसी छोटी घटना को धार्मिक रंग दे दिया जाए तो उसका जो असर है वो पूरे समाज पर पड़ सकता है और तनाव भी पैदा हो सकता है। हालांकि जो हमारा संविधान और न्यायपालिका है वो लगातार शांति और संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है न्यायपालिका और संविधान की भूमिका को लेकर। तो भाई जो भारत है उसने की न्यायपालिका ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे डिसीजन किए कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसको बदला नहीं जा सकता। तो संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी भी अधिकार देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अदालत की शरण लेकर जस्टिस प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार से जो न्यायपालिका और संविधान है ये दोनों मिलकर ही धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत में धर्मनिरपेक्षता और उससे जुड़ी बहस को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है
जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो यही था स्टूडेंट हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे दल्ले व्यवस्था की बदलती प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया है और इस परिवर्तन ने शासन प्रक्रिया को कैसे बदला ये पूछा गया है। साथ ही इसी क्वेश्चन में हमसे अथवा या और करके ये भी पूछा गया है कि भारत में दल्ले व्यवस्था में परिवर्तन से सहकारी संघवाद को बल मिला है, उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भारत है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर अनेक राजनीतिक दल हमारे डेमोक्रेसी के लीडर माने जाते हैं। तो भाई जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय पर कहीं एक ही पार्टी का दबदबा बना रहता था, लेकिन धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दल थे वे आने लगे और अब जो सरकार थी वे गठबंधन वाली बनने लगी और जाति व क्षेत्र पर आधारित जो राजनीति थी उसका प्रभाव बढ़ने लगा। तो भाई ये जो परिवर्तन थे इन्होंने केवल भारतीय राजनीति को ही नहीं बदला बल्कि सरकार के काम करने के जो तरीके हैं और जो केंद्र राज्य संबंध है उनको भी बदल दिया। तो इसीलिए भारत की जो बदलती दल्ले व्यवस्था है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत में दल्ले व्यवस्था की बदलती प्रवृत्तियों को लेकर। तो भाई सबसे पहले जो प्रवृत्ति आती है वो आती है एक दलीय प्रभुत्व के अंत को लेकर। तो भाई जब देश आजाद हुआ तो लंबे समय तक देश में मुख्य रूप से एक ही राजनीतिक दल रहा। तो उस समय जो अधिकांश राज्य और केंद्र थे उसमें एक ही दल की सरकार रहती थी, इसलिए डिसीजन आसानी से ले लिए जाते थे। लेकिन हमारे 1967 के बाद धीरे धीरे जो विपक्षी दल थे वे आने लगे। तो भाई जैसे कि आप देखिए जो हमारा शुरुआती दशक था उसमें कांग्रेस का पूरे देश में दबदबा था, लेकिन बाद में कई अन्य दल भी मजबूत हो गए। तो यही हमारे भारत की दलीय व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आते क्षेत्रीय दलों का उदय। तो भाई जो हमारा समय है उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल भी आने लगे। तो इन दलों का मेन ऑब्जेक्टिव होता था अपने राज्य की भाषा, संस्कृति और स्थानीय समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना। पहले जो राष्ट्रीय दल पूरे देश की राजनीति पर हावी थे, लेकिन अब जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने अपनी पहचान भी बना ली थी। जैसे कि आप देखें दक्षिण भारत, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी में जो क्षेत्रीय दल थे उनका जो प्रभाव था वो बढ़ गया था। तो इससे राज्यों की जो आवाज थी वो पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूती से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंची। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है गठबंधन राजनीति के विकास को लेकर। तो भाई 1989 के बाद जो भारतीय राजनीति है उसमें गठबंधन सरकारें बनने लगी, यानी कि अब किसी एक पार्टी के बदले नहीं बल्कि कई पार्टी मिलकर सरकार चलाती थी। तो ऐसी सरकार में सभी सहयोगी दलों की राय और हितों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लो अगर किसी गठबंधन सरकार में 5 से 6 पार्टियां शामिल हो तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले इन 5 से 6 सभी दलों से चर्चा करनी पड़ती है और इससे आपसी सहयोग और सहमति की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। लेकिन कई बार अलग अलग विचार होने के कारण जो हमारा डिसीजन है उसमें लेने में भी देरी हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है जाति और पहचान आधारित राजनीति को लेकर। तो भाई समय के साथ साथ भारतीय राजनीति में जाति और सामाजिक पहचान का प्रभाव बढ़ा। तो जो हमारे पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी थे उनकी वजह से हमारा जो राजनीतिक था वो और ज्यादा संगठित हुई और उन्होंने अपने अधिकारों की मांग को मजबूत किया। तो इससे लोकतंत्र में पहले से अधिक लोगों की जो भागीदारी थी वो बढ़ने लगी। तो आज कई राजनीतिक दल विशेष सामाजिक वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाते हैं और अपने उम्मीदवार चुनते हैं। तो इससे जो हमारे वंचित वर्ग थे, जो पहचान आधारित राजनीति थी, उसने कई बार हमारे सामाजिक विभाजन को भी उत्पन्न किया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच संतुलन को लेकर। तो भाई आज भारत की जो राजनीति है इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही दल महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय दल तो पूरे देश के मुद्दे पर काम करेंगे और क्षेत्रीय दल अपने राज्य और स्थानीय समस्याओं पर काम करेंगे। तो इसी वजह से दोनों के जो वजह है उनकी वजह से हमारा जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा व्यापक और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनी है। तो भाई अगर किसी राज्य में पानी, भाषा या स्थानीय उद्योग से जुड़ी समस्या हो
तो क्षेत्रीय दल उसे संसद तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जो राष्ट्रीय दल है वो पूरे देश से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देता है। तो इसी प्रकार दोनों मिलकर ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत में दलीय व्यवस्था की बदलती प्रवृत्तियों को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है दलीय व्यवस्था में परिवर्तन और शासन प्रक्रिया पर प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आया वो आया निर्णय प्रक्रिया में। तो भाई गठबंधन सरकारों के आने के बाद जो निर्णय लेने का तरीका था वो बदल गया था। तो पहले जहां पर एक पार्टी फैसला लेती थी, अब सहयोग दल की सहमति भी लेनी पड़ती है। तो अगर सरकार कोई नया कानून लाना चाहती है तो पहले गठबंधन में शामिल अन्य दलों से चर्चा करनी पड़ती थी। तो इसी वजह से जो डिसीजन है वो अधिक लोकतांत्रिक बना, लेकिन इसकी वजह से कई बार इसमें देरी यानी जो प्रक्रिया थी वो धीमी भी हो सकती थी। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है केंद्र की शक्ति में कमी को लेकर। तो भाई जब भारत में लंबे समय तक एक ही दल की सरकार थी तो केंद्र सरकार बहुत पावरफुल था, लेकिन जैसे जैसे हमारे क्षेत्रीय दल आए और गठबंधन सरकार आए तो वैसे वैसे राज्यों का जो महत्व था वो भी बढ़ने लगा। तो अब केंद्र सरकार को राज्य की जरूरतें, मांगे और उनके सुझाव पर अधिक ध्यान देना पड़ता था। तो अगर किसी क्षेत्रीय दल का समर्थन सरकार के लिए जरूरी हो तो सरकार उस राज्य के विकास, विशेष पैकेज या स्थानीय समस्याओं पर विशेष ध्यान देती है। तो इससे जो केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन था वो भी मजबूत हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो आता है हमारे नीति निर्माण में विविधता को लेकर। तो भाई दलीय व्यवस्था में जब बदलाव आया तो उसकी वजह से अब जो नीतियां थी वे एक वर्ग तक ना रहकर सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाने लगी। तो भाई सरकार को अलग अलग राज्यों, समाज के विभिन्न वर्गों सबकी सुननी पड़ी, जिससे कि नीति निर्माण और ज्यादा समावेशी हो गया। तो अगर किसी नई कृषि नीति पर चर्चा हो रही है तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों की अलग अलग जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता था। तो इससे पूरे देश के हितों को भी शामिल करने का जो प्रयास है वो किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक अस्थिरता की समस्या को लेकर। तो भाई गठबंधन सरकारों का नुकसान ये था कि इससे हमारी राजनीतिक अस्थिरता आती थी। तो अगर कोई सहयोगी दल अपना समर्थन वापस लेता था तो जो सरकार थी वो गिर सकती थी। तो इसी वजह से कई बार सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थी। तो भाई इससे हमारी नई सरकार बनाने या दोबारा चुनाव कराने की जो स्थिति थी वो पैदा हो सकती थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतांत्रिक भागीदारी के विस्तार को लेकर। तो भाई दलीय व्यवस्था में आए बदलाव का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि इसकी वजह से समाज के अधिक लोगों को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला। तो अब केवल बड़े दल ही नहीं बल्कि जो छोटे और अलग अलग समुदाय थे वे भी हमारे राजनीति में सक्रिय हो गए थे। जैसे कि आप देखिए दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी। तो इसमें जो हमारे कई नेता थे वे आज संसद और विधानसभाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इससे जो भारतीय लोकतंत्र था उसका सामाजिक आधार पहले से अधिक मजबूत और व्यापक हो गया था। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने दलीय व्यवस्था में परिवर्तन और शासन प्रक्रिया पर प्रभाव समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सहकारी संघवाद और दलीय व्यवस्था को लेकर। तो भाई सबसे पहले हम सहकारी संघवाद का मीनिंग समझ लेते हैं। तो भाई सहकारी संघवाद का मतलब होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में सहयोग और समन्वय के साथ काम करें, यानी कि दोनों मिलकर देश के विकास और जनता के लिए भलाई और योजनाएं लागू करें। तो उसी को ही हम सहकारी संघवाद कहते हैं। तो भाई भारत का जो संविधान है वो भी इसी भावना को महत्व देता है। मान लो अगर कोई केंद्र सरकार कोई राष्ट्रीय योजना बनाती है और राज्य सरकार उसे अपने अपने राज्यों में सही तरीके से लागू करती है तो यही हमारे सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है क्षेत्रीय दलों की भूमिका को लेकर। तो भाई क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने से राज्यों की जो आवाज है वो राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावशाली हुई। तो जब ये दल गठबंधन सरकार का हिस्सा बनते हैं तो अपने राज्यों की समस्याओं और जरूरतों को केंद्र सरकार के सामने रखते हैं। तो इससे जो राज्य है उसको अधिक महत्व मिलने लगा और जो सहकारी संघवाद था वो भी मजबूत होने लगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है नीति आयोग और अंतरराज्य सहयोग को लेकर। तो भाई हाल के वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है, तो इसीलिए हमारा नीति आयोग बनाया गया है। तो भाई यहाँ पर राज्यों को भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता था। तो पहले कुछ फैसले केंद्र ले लेती थी
लेकिन अब राज्यों की राव को भी महत्व दिया जाने लगा। तो इसी प्रकार से नीति आयोग ने सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन भाई इसके सामने कुछ चुनौतियां दी। तो चुनौतियां ये थी कि कई बार केंद्र और राज्य सरकारों में अलग अलग राजनीतिक दलों की वजह से मतभेद हो जाता था। तो संसाधनों के बंटवारे, वित्तीय सहायता, ये सभी विवाद हमें देखने को मिलते थे। और इसी प्रकार कई बार कानून व्यवस्था या कर व्यवस्था जैसे विषयों पर भी केंद्र और राज्यों के जो विचार थे वे अलग हो सकते थे। तो इसीलिए सहकारी संवाद को सफल बनाने के लिए आपसी संवाद और जो विश्वास था वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन का आता है। तो भाई हम मूल्यांकन में यही कह सकते हैं कि जो दलीय व्यवस्था में आए बदलाव है, इन्होंने भारतीय संघवाद को पहले से अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी बना दिया। तो भाई आज किसी बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती है। तो अगर दोनों के बीच सहयोग अच्छा हो तो योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक जल्दी पहुंचता है और विकास की गति भी तेज होती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सहकारी संघवाद और दलीय व्यवस्था को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन आपको इसी तरीके से अपने आंसर के एंड में ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे विकासात्मक, कल्याणकारी और नियामक राज्य के बारे में बताना है और भारत में राज्य की प्रकृति के बारे में बताना है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के नवर पुनर्गठन के बाद भी भारत मूलतः कल्याणकारी राज्य बना हुआ है, इसके बारे में बताना है। यानी कि हमें यहाँ पर राज्यों की प्रकृति और भारत में राज्य की प्रकृति के बारे में बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आज पहले के समय में जो राज्य का काम था वो केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना था, लेकिन आज के समय में राज्य की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब इसको केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सब काम करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से जो हमारा डेवलपमेंटल स्टेट है यानी कि जो हमारा विकासात्मक राज्य है, कल्याणकारी राज्य है और नियामक राज्य है, ये अवधारणाएं आई। तो भाई जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की नीति भारत ने अपनाई और उस समय के साथ आर्थिक सुधारों के बावजूद भी विकास और जो जन कल्याण है दोनों को संतुलित रखने का प्रयास किया गया। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है विकासात्मक, कल्याणकारी और नियामक राज्य की अवधारणा को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो विकासात्मक राज्य है वो आखिर होता क्या है। तो भाई विकासात्मक राज्य हमारा एक ऐसा राज्य होता है जो कि देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति को महत्व देता है। यानी कि ऐसी सरकार योजनाएं बनाती है जो उद्योगों को बढ़ावा देती है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। तो भाई भारत ने आजादी के बाद योजनाबद्ध विकास की नीति अपनाई और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक प्रगति का मार्ग चुना। तो भाई इन जो हमारे जो राज्य होते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करना। अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य के बारे में तो भाई कल्याणकारी राज्य वो होता है जो अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखे। तो ऐसी जो सरकार होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन पर ध्यान देती है। तो भारतीय संविधान के जो हमारे डीपीएसपी सिद्धांत है वे भी सरकार को इसी दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, गरीबों के लिए राशन व्यवस्था, ये सभी हमारे कल्याणकारी राज्य के उदाहरण है। तो भाई इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर और बेहतर जीवन देना। अगर हम बात करें हमारे नियामक राज्य के बारे में तो भाई नियामक राज्य हमारा वो राज्य होता है जो कि बाजार और आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रखता है ताकि किसी भी प्रकार का शोषण ना हो और जनता के जो हित है वे सुरक्षित रह सके। तो भाई सरकार नियम और कानून बनाकर कंपनियां
उद्योगों और संस्थाओं के कामकाज को नियंत्रित करती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा बैंकिंग, दूरसंचार, पर्यावरण जैसे जो क्षेत्र है, उनमें भी अलग अलग जो नियामक संस्थाएं हैं वे काम करती है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने विकासात्मक, कल्याणकारी और नियामक राज्य की अवधारणा को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा भारत में राज्य की प्रकृति को लेकर आता है। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट इसमें, वो आता है स्वतंत्रता के बाद विकासात्मक राज्य है। तो भाई जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारत ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास का रास्ता चुना। तो सरकार ने बड़े बड़े सार्वजनिक उद्योग लगाए, कृषि सुधार किए और आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान दिया। तो जो हमारा पंचवर्षीय योजना थी उसी के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया और इससे भारत में जो विकास राज्य की अवधारणा थी वो मजबूत हुई। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है कल्याणकारी नीतियों को लेकर। तो भाई भारत सरकार जो है उसने शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर महत्व दिया। तो गरीबों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाई ताकि जो समाज है वो उसमें समान अवसर उपलब्ध हो सके। तो भाई इनका मेन ऑब्जेक्टिव था समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना और सामाजिक न्याय स्थापित करना। तो इससे हमारे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मजबूत हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण। तो भाई जो हमारा 1991 था उसमें उदारीकरण की नीति अपनाई गई। तो इसके बाद जो विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र थे उसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार पूरी तरह से पीछे हट गई, बल्कि सरकार ने अपनी भूमिका बदलते हुए अधिकतर क्षेत्रों में मार्गदर्शक और नियामक की भूमिका निभानी शुरू कर दी। तो पहले जो सरकार थी वो कई उद्योग स्वयं चलाती थी, लेकिन उदारीकरण के बाद निजी कंपनियों को अवसर दे दिए गए। तो भाई इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नियामक राज्य के विकास को लेकर। तो भाई 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में जो नियामक राज्य है उसकी भूमिका बढ़ी। तो पहले सरकार कई उद्योगों और सेवाओं को सीधे संचालित करती थी, लेकिन उदारीकरण के बाद सरकार ने कई क्षेत्रों में निजी कंपनियों को काम करने की उत्पत्ति कर दी। तो इसी वजह से सरकार ने विभिन्न स्वतंत्र नियामक संस्थाओं की स्थापना करी और इससे राज्यों की जो भूमिका थी वो केवल संचालक ही नहीं बल्कि नियंत्रक और मार्गदर्शक भी बन गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतांत्रिक और संवैधानिक स्वरूप को लेकर। तो भाई भारत का जो राज्य है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करता है और संविधान के मूल सिद्धांतों को भी ध्यान में रखता है। तो यही भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिसके माध्यम से हमने समझा कि भारत में राज्य की प्रकृति क्या है। तो भाई अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि भारत जो है वो एक कल्याणकारी राज्य अपनाता है। तो यही थे हमारे भारत में राज्य की प्रकृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर नंबर 5, आंसर नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि पिछले 2 दशकों में भारत में किसान आंदोलन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों के बारे में बताइए और ये बताइए कि वे कितने सफल हुए। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण आंदोलन ने भारत के विकास में क्या मांग की। ओवरऑल यहाँ पर आपको किसान आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन के बारे में बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई जो भारत है वो पहले से ही कृषि प्रधान देश रहा है। तो यहाँ पर जो कृषि है वो हमारी आय का स्रोत रही है, लेकिन कुछ दशकों में कृषि की बढ़ती खेती की लागत, कर्ज, फसलें, इनकी वजह से अनेक समस्याएं हैं।
तो इन्हीं समस्याओं ने हमारे किसान आंदोलन को जन्म दिया है। और इसी तरीके से जो पर्यावरण आंदोलन है, उन्होंने भी केवल बड़े उद्योग और आर्थिक वृद्धि के विकास का सही मापदंड नहीं हो सकते, इसके बारे में बात की है। तो इसी वजह से जो किसान और पर्यावरण आंदोलन है, ये दोनों ही भारतीय विकास के मॉडल पर गंभीर बहस को जन्म देते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है किसान आंदोलन के प्रमुख मुद्दे को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो मांग था, वो था न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग, यानी कि जो एमएसपी है उसकी मांग। तो भाई पिछले कई वर्षों में किसानों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य को ले रही है। तो किसानों का कहना है कि खेती में बीज, खाद, बिजली और मजदूरी का जो खर्चा वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फसलों का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए वे कहते हैं कि सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी दे, ताकि उन्हें अपनी उपज का उचित दाम मिल सके। मान लो अगर किसी किसान को गेहूं उगाने में 2000 प्रति क्विंटल की लागत लगाई है, लेकिन बाजार में उसे केवल 1700 मिल रहे हैं, तो उसे नुकसान होगा। तो एमएसपी की व्यवस्था उसे आर्थिक सुरक्षा देने का काम करती है। सेकंड जो समस्या थी, वो थी कर्ज और आर्थिक संकट को लेकर। तो भाई कम आय, प्राकृतिक आपदा और फसल खराब होने की वजह से कई किसान कर्ज में डूब जाते थे। तो इसीलिए किसान आंदोलन ने समय समय पर कर्ज माफी और आसान ऋण की जो मांग है वो भी उठाई। नेक्स्ट जो मुद्दा था, वो था हमारे कृषि कानूनों के विरोध को लेकर। तो भाई पिछले 2 दशकों में कृषकों का जो चर्चित आंदोलन था, वो था 2020 के कृषि कानूनों का विरोध करना। तो किसानों को यह आशंका था कि नई कृषि कानून आने की वजह से जो मंडी व्यवस्था है वो कमजोर हो सकती है, और भविष्य में उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई हो सकती है। तो इसी वजह से देश के जो बड़े हिस्से थे, वहां पर किसान एकजुट होकर लंबे समय तक शांतिपूर्ण करते रहे। जैसे कि आप देखें, दिल्ली के सीमाओं पर हजारों किसानों ने महीनों तक धरना दिया। तो इस आंदोलन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक चर्चा प्राप्त करी। नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा था स्टूडेंट, वो था हमारे सिंचाई और कृषि संसाधनों की समस्या को लेकर। तो भाई किसान आंदोलन में केवल एमएसपी और कृषि कानून ही नहीं, बल्कि किसानों ने सिंचाई सुविधा, फसल बीमा, सस्ती बिजली, इनकी भी बेहतर उपलब्धता की मांग करी। तो किसानों का मानना था कि अगर उन्हें पर्याप्त सुविधा मिलेगी, तो वे अधिक आराम से खेती कर पाएंगे और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी सुधर सकती थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है, वो आता है वैश्वीकरण और बाजार के प्रभाव को लेकर। तो भाई जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, उसकी वजह से जो बाजार था वो हमारे कृषि पर निर्धारित हो गए थे। तो विदेशी प्रतिस्पर्धा और निजी कंपनियों की वजह से जो हमारे किसान थे उनमें असुरक्षा आई, और इससे जो कृषि नीति थी उस पर भी व्यापक बहस शुरू हुई। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने किसान आंदोलन के प्रमुख मुद्दे समझे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है किसान आंदोलनों की सफलता और सीमाओं को लेकर। तो सबसे पहला जो सफलता थी, वो थी राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि। तो भाई किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये रही कि उन्होंने किसानों को राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक बनाया। तो किसान ने संगठित होकर अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, जिससे कि सरकार और समाज का जो ध्यान था वो कृषि संकट की ओर पहुंचा। तो पहले स्थानीय स्तर तक सीमित था, लेकिन अब जो किसान था वो संसद, मीडिया और राष्ट्रीय बहस का हिस्सा भी बन गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो आता है कृषि कानूनों की वापसी को लेकर। तो भाई हाल के जो किसान आंदोलन है, उनकी सबसे बड़ी सफलता थी कृषि कानूनों की वापसी। तो लंबे समय तक चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन और किसानों की एकजुटता की वजह से ही सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो आता है मांगों की आंशिक पूर्ति को लेकर। तो भाई किसानों की कुछ मांगों पर सरकार ने कदम उठाए, जैसे कि कुछ राज्यों में कर्ज माफी और आर्थिक सहायता योजनाएं दी गई, लेकिन किसानों की सभी मांगे पूरी तरीके से पूरी नहीं हो सकी। विशेष रूप से जो एमएसपी की कानूनी गारंटी देने जैसी मांग थी, उस पर आज भी बहस होती रहती है। तो भाई कई राज्यों ने राहत योजनाएं तो शुरू करी, लेकिन पूरे देशों में सभी किसानों को समान रूप से उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो भाई इन आंदोलन की कुछ सीमाएं ये भी थी कि देश के सभी किसान संगठन हमेशा एक मत नहीं रखते थे, और विभिन्न क्षेत्र की जो समस्याएं थी वो अलग अलग थी। तो कई बार इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी आए,
जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान रणनीति बनाना कठिन हो गया था। अगर हम बात करें इसके लोकतांत्रिक महत्व के बारे में, तो भाई जो हमारा किसान आंदोलन था, इसने लोकतंत्र में जन भागीदारी को मजबूत बनाया और इन्हीं आंदोलनों ने सरकार की नीतियों पर सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा दिया और ये दिखाया कि जो नागरिक है वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने किसान आंदोलन की सफलता और सीमाएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पर्यावरण आंदोलन और विकास के विमर्श को लेकर। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है विकास की पारंपरिक अवधारणा की आलोचना को लेकर। तो भाई पर्यावरण आंदोलन ने यह सवाल उठाया कि क्या केवल बड़े उद्योग, कारखाने और आर्थिक वृद्धि विकास का सही मापदंड है। तो इन आंदोलनों का मानना यह था कि अगर विकास के कारण जंगल नष्ट हो, नदियां प्रदूषित हो, तो ऐसे विकास को संतुलित नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए इन्होंने विकास की जो पारंपरिक सोच है उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता बताई। सेकंड, अगर हम बात करें कुछ प्रमुख पर्यावरण आंदोलन के बारे में, तो भाई हमारे कुछ पर्यावरण आंदोलन थे जैसे कि चिपको मूवमेंट था, नर्मदा बचाओ आंदोलन था। तो इन सभी आंदोलन ने हमारे विकास नीति पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। तो जो हमारे ये पर्यावरण आंदोलन थे इनकी वजह से कई सुधार भी किए गए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विस्थापन और सामाजिक न्याय को लेकर। तो भाई जब हमारी कोई भी बड़ी परियोजना की जाती है तो उस समय पर लोगों का जो विस्थापन है वो किया जाता है, यानी कि जो आदिवासी और ग्रामीण समुदाय है वे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो पर्यावरण आंदोलन है उन्होंने पुनर्वास की व्यवस्था बताई। तो इससे जो विकास और मानव अधिकार के संबंध है उन पर भी चर्चा बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को लेकर। तो भाई पर्यावरण आंदोलन ने बताया कि जो सतत विकास है उसको बढ़ाया जाए। तो इसका अर्थ ये है कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन ऐसा करते समय भविष्य की पीढ़ियों की संसाधनों को भी नुकसान न पहुंचाए, यानी कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ चले। यही हमारा सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, अगर हम इसके प्रभाव और महत्व के बारे में बात करें तो भाई इसका प्रभाव ये हुआ कि जो हमारा आकलन और वन संरक्षण जैसे कानून है वे बनने लगे और समाज में पर्यावरण चेतना बढ़ी, जिससे कि विकास की अवधारणा और ज्यादा मानवीय और ज्यादा संतुलित बन गई। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने पर्यावरण आंदोलन और विकास का विमर्श समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए और साथ ही भारत के संविधान के मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर हमें भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि भाई ये हमारा बहुत ही लंबा और लिखित संविधान है और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसमें कई शब्द जोड़े गए जैसे कि संप्रभु, समाजवादी। और ये हमारे केवल एक सरकार को चलाने का दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि ये हमारे सभी प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्यों को भी प्रतीक माना जाता है। तो भाई संविधान निर्माताओं ने भारत की परिस्थितियों और दुनिया के अलग अलग अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसको क्रिएट किया था और इसमें अनेक विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारतीय संविधान की संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। तो भाई इसमें शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, आपातकाल, प्रशासन सभी विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो जो हमारे संविधान निर्माताएं थे
उन्होंने भारत की विशाल जनसंख्या, अनेक विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। तो भाई संविधान निर्माताओं ने भारत की विशाल जनसंख्या, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है और इसी वजह से भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लिखित और सबसे विषयों के विस्तार वाला संविधान भी माना जाता है। सेकंड विशेषता है संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक तत्व। तो भाई भारत ने संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम अपनाया है। इसमें जो केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच में शक्ति बटी होती है। और भाई लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जैसे कि आपातकाल जैसी परिस्थिति देखे तो उसमें केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां मिल जाती है। तो इसीलिए जो भारतीय संविधान है उसको संघीय रूप के साथ साथ एकात्मक भावना वाला संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है संसदीय शासन प्रणाली को लेकर। तो भाई भारत ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। तो ये जो व्यवस्था थी इसमें राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन असली जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो सरकार ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है स्वतंत्र न्यायपालिका की। तो भाई इसमें जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, यानी कि न्यायपालिका अपने निर्णय लेने में सरकार या किसी राजनीतिक दबाव के अधीन नहीं होती। तो भाई यहाँ पर संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति दी है और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह हमारे संविधान का संरक्षण माना जाता है। इसी के साथ साथ इसके पास न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भी है, जिसके माध्यम से वो संविधान के विरुद्ध कानूनों को समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कठोर और लचीले संविधान का समन्वय। तो भाई भारतीय संविधान न तो पूरी तरीके से कठोर है और न ही पूरी तरीके से लचीला। तो कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, लेकिन कुछ प्रावधानों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो भाई इन सभी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो संविधान है उस समय की बदलती परिस्थितियों के साथ साथ स्वयं को ढाल ले, लेकिन उसकी जो मूल भावना है वो बनी रहे। तो यही कारण है कि जो भारतीय संविधान है उसको कठोर और लचीले संविधान का संतुलित मिश्रण भी माना जाता है। तो भाई यही था हमारा कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारतीय संविधान की संरचनात्मक विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक और सामाजिक विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहली विशेषता आती है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को लेकर। तो भाई भारत को संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। संप्रभु का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है और लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि देश की सत्ता जनता के हाथों में होती है। तो भाई इससे जो हमारा लोकतंत्र और जो जनसत्ता की भावना है वो भी मजबूत होती है। एक विशेषता ये भी है कि इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो भाई इनका उद्देश्य होता है प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता की रक्षा करना। तो अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की शरण लेकर न्याय प्राप्त कर सकता है। तो इसी वजह से जो मौलिक अधिकार है वे भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला भी माने जाते हैं। इसी के साथ साथ इसमें डीपीएसपी भी दिए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य बनाना होता है। लेकिन भाई इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है इसकी धर्मनिरपेक्षता की। तो भाई जो भारत है वो किसी भी राज्य जो है वो धर्म का विरोध करता है, यानी कि जो हमारा राज्य है वो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। तो भाई भारत जैसे बहुधार्मिक देश में यह व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। इसी तरीके से एक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार भी इसकी एक विशेषता है, यानी कि यहाँ पर निर्धारित आयु पूरा करने वाले जो कि विशेषकर अब 18 वर्ष है उसके भारतीय नागरिक बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के आधार पर मतदान कर सकता है। तो भाई इससे लोकतंत्र में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित होती है और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक और सामाजिक विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या कंक्लूजन आता है। तो भाई इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8।
तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो भाई इसमें हमसे 3 शब्द पूछे गए हैं टिप्पणी के लिए, जिसमें सबसे पहले महिला आंदोलन, फिर मजदूर आंदोलन और फिर संसद। तो इन तीनों पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो स्टूडेंट इनमें से 2 तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो एक संसद वाला है ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो ये आपको खुद से अपने आप रिटर्न लिखने की कोशिश करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो हम देख लेते हैं वो हम महिला आंदोलन को देख लेते हैं। तो भाई महिला आंदोलन का मेन ऑब्जेक्टिव था महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिलाना। तो भाई ये जो आंदोलन था ये महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा के खिलाफ एक आवाज थी। और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज के समय तक इन्होंने अपने अवसरों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया है। तो अगर हम इनके कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता थी इनकी सामाजिक सुधार से संबंध को लेकर, यानी कि ये हमारे समाज में फैली कुरीतियों के विरोध था। तो जब सती प्रथा, जाति प्रथा और बाल विवाह, प्रथा प्रथा, ये जो बुराइयां थी इन्हीं के खिलाफ हमारा महिला आंदोलन शुरू हुआ था। तो भाई ये हमारे महिला शिक्षा और अधिकारों पर भी जोर देता है, जिससे कि सामाजिक जागरूकता का विस्तार हुआ है। इसी तरीके से ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदारी निभाती है। तो भाई स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने सहयोग ही नहीं किया बल्कि कई स्थानों पर नेतृत्व भी संभाला। देखिए इससे कि सरोजिनी नायडू और अरुणा आसाफ अली जैसे जो नेता है इन्होंने हमारी महिलाओं को संगठित किया। अगर हम बात करें आधुनिक महिला आंदोलन के बारे में तो भाई 1970 के बाद आंदोलनों ने दहेज, घरेलू हिंसा, इन सभी मुद्दों को उठाया और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था महिलाओं को सम्मानजनक जीवन और उनको समान अवसर दिलाना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का। तो भाई राजनीति में भागीदारी के लिए भी महिलाओं ने आवाज उठाई। तो जो हमारा 33% पंचायतों में आरक्षण है ये इसका एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो इससे जो हमारा लोकतंत्र है वो और ज्यादा समावेशी बना। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने महिला आंदोलन को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है मजदूर आंदोलन। तो भाई जो मजदूर आंदोलन था ये श्रमिकों के अधिकारों के लिए था। तो भाई औद्योगिकरण की वजह से मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, जिसके विरुद्ध ये आंदोलन किए गए थे। तो अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक मजदूर आंदोलन के लेकर। तो भाई औपनिवेशिक काल में जो कारखाने थे उनमें मजदूरों को कम वेतन और खराब कार्य मिलते थे। तो इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, हड़ताल करी और प्रदर्शन करे, जिससे कि श्रमिक चेतना का विकास हुआ और इसी के आधार पर हमारे ट्रेड यूनियन बनने लगे। तो भाई ये जो संगठन थे ये श्रमिक आंदोलनों के हित में कार्य करते थे, मजदूरों के हित में कार्य करते थे, जिससे कि जो हमारे श्रमिक अधिकार थे उसको एक राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें श्रमिक अधिकारों की मांग के बारे में तो भाई इनकी मांग थी उचित वेतन, कार्य के निश्चित घंटे और सामाजिक सुरक्षा। तो भाई मजदूरों को यहाँ पर कानूनी संरक्षण भी प्राप्त हुआ, लेकिन इनके सामने कुछ चुनौतियां भी थी, जैसे कि आप देखिए असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याएं, रोजगार की अस्थिरता, ठेका प्रणाली, तो ये सभी कुछ चुनौतियां थी। तो भाई इसीलिए जो मजदूर आंदोलन था वो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि जो मजदूर आंदोलन है उसने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने मजदूर आंदोलन को भी समझा। तो जो हमने ये 2 पॉइंट आपको समझा दिए हैं, इसके बाद जो 3rd पॉइंट संसद है ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। तो भाई इसी के साथ ही जो हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे भी कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो हमारे जो लेक्चर है वे फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट परचेज करो और अपने नोट सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव वे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और डू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।